गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी। आज हम आपको उसके आगे का वीडियो बताएंगे और ये जूलॉजी वाला पोर्शन वीडियो चल रहा है आपका। इसमें आज हम आपको बताएंगे अंड की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। देखिए ओवम जो होता है यह एक स्फेरिकल गोलाकार एक रचना होती है। यह तो अंडाणु क्या होता है, मतलब मानव का जो अंडाणु होता है वह गोल होता है और गोल होने के साथ साथ जो होता है अकवची होता है, मतलब उसके अंदर कवच नहीं पाया जाता और एलेस्थल होता है, मतलब अपीटकी होता है। दो तीन चीज याद करिएगा, मानव का जो अंडाणु होता है वह गोल होता है, अकवची होता है, मतलब उसके ऊपर कवच नहीं पाए जाते हैं, और इसके बाद जो होता है अपीटकी होता है, मतलब एलेस्थल होता है। यह उसमें पीतक की मात्रा क्या होती है, न के बराबर होती है, मतलब योग की मात्रा नहीं होती, न के बराबर होती है और अचल होता है। मादा का जो अंडाणु होता है, मानव का जो अंडाणु होता है वह एलेस्थल होता है, अपीटकी होता है, अकवची होता है, गोल होता है, अचल होता है। यह और इसमें जो होता है कोशिका द्रव्य जो होता है उस कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म या ऊतप्लाज्म कहते हैं। मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है या जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या ऊतप्लाज्म कहलाता है। मतलब अंडाणु के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है उसको हम ऊतप्लाज्म कहते हैं। और इसके जो होते हैं दो भाग होते हैं, एक होता है कोरोना रेडिएटा होता है, दूसरा होता है जोना पेलुसाइडा होता है। तो जोना पेलुसाइडा और कोरोना रेडिएटा के द्वारा जो अंड होते हैं वह क्या अंड जो होते हैं वह दोनों जो होते हैं ये पाए जाते हैं। मतलब इसके जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु के ऊपर जो होता है जोना पेलुसाइडा और कोरोना रेडिएटा जो होते हैं, ये दो जो होते हैं क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं जिनके द्वारा ये स्थिर होती है। यह तो करने के बाद फिर समझ लीजिए कि मानव का जो अंडाणु होता है वह गोल होता है, अपीटकी होता है और अकवची होता है, उसके साथ साथ वह अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है। और इसके अंदर जो होता है अंडाणु के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या ऊतप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं या ऊतप्लाज्म कहते हैं। यह और इसमें होता है एक बड़ा सा केंद्रक होता है और केंद्रक के बाद होता है यहाँ पे एक फर्स्ट होता है ध्रुवीय सिरा होता है या हम कहें फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। अब इसके बाद फर्स्ट पोलर बॉडी के बाहर जो होता है वह जोना पेलुसाइडा कहलाता है। मतलब दो ध्रुव होते हैं, एक जोना पेलुसाइडा होता है, दूसरा कोरोना रेडिएटा होता है। इसके बाद ये अंड की संरचना हो जाती है। इसके बाद आता है इसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मासिक चक्र आता है। जो मादा प्राइमेट्स होते हैं, मादा प्राइमेट्स का मतलब होता है उसमें मनुष्य और कप आते हैं। कप जो होता है जो मादा प्राइमेट्स होते हैं उन मादा प्राइमेट्स के अंदर जो होता है जनन चक्र जो होता है, जनन चक्र जो होता है उसको मासिक चक्र या आंत्रव चक्र कहते हैं। तो मासिक चक्र कहा जाता है या आंत्रव चक्र कहते हैं उसको है। और यह जो चक्र होता है वह प्रथम रजोधर्म कहलाता है। यह या इसी को हम माहवारी कहते हैं, यमसी कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। और यह जैसे ही यौनारंभ की जो शुरुआत होती है तो यौनारंभ की शुरुआत में जो होता है ये दिखाई देता है, उसी को रजोदर्शन कहते हैं। यह जो मादा में 12 से जो होता है 13 वर्ष की आयु में पाया जाता है। तो कर्म इसके अंदर जो होता है अगला जो चीज आती है वह मासिक चक्र आता है और इसके बाद जो दूसरा आता है वह मासिक चक्र होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र होता है। यह तो मासिक चक्र होता है जितने भी मादा प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स का होता है इसके अंदर मनुष्य और बंदर कप आते हैं। बंदर के मतलब क्या कहें हम कप करते हैं। तो जो प्राइमेट्स वर्ग की जंतु होती है उसके अंदर जो होता है कि मासिक चक्र जो होता है पाया जाता है। और ये जो होता है मासिक चक्र जो होता है वह जो होते हैं जो जनन चक्र होता है उसी को कहा जाता है।
तो मादा जो प्राइमेट्स होते हैं उसके अंदर जो होता है, जो जनन चक्र होता है, उस जनन चक्र को हम मासिक चक्र या आर्तव चक्र। अब ये जो चक्र होता है, प्रथम जो रजोधर्म होता है, प्रथम जो मासिक चक्र होता है, की जो शुरुआत होती है, प्रथम मासिक चक्र की जो शुरुआत होती है वह यौनारंभ से शुरू होती है। जब यौनारंभ होता है, यौनारंभ की शुरुआत क्या होती है, 12 से 13 वर्ष की आयु में स्त्री के अंदर जो होता है मासिक चक्र क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। यह और इसी जो मासिक चक्र जो प्रारंभ होता है, जो इसमें जो है दिखाई देता है, उसी को हम रजोदर्शन कहते हैं। यह और स्त्रियों में यह चक्र जो होता है वो लगभग 28 से 29 दिन यह की अवधि के बाद जो होता है आता है। मतलब अवधि के बाद ये क्या होगा, दोहराया जाता है। मतलब प्रत्येक महीने के, मतलब प्रत्येक अगर महीना देखा जाए तो उस प्रत्येक महीने के 28 से 29 दिन के बाद जो होता है ये चक्र क्या होता है, प्रारंभ होता है। और ये हर महीने क्या होता है, जो है आता रहता है, दोहराया जाता है। और इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म, मतलब एक मासिक चक्र से दूसरे मासिक चक्र के बीच की जो घटना होती है उसको हम आर्तव चक्र या माहवारी कहते हैं या मासिक चक्र। यह और प्रत्येक जो माहवारी चक्र होती है, मासिक चक्र होता है, उसमें जो होता है एक अंडाणु का निर्माण होता है या एक अंडाणु को क्या होते हैं विसर्जित होते निकलते हैं। यह और एक अंडाणु जब निकलता है तो यह जो होता है आर्तव चक्र की शुरुआत कहलाती है। और इसी को अंडाणु के निकलने की जो क्रिया होती है वह अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडाणु की निकलने की जो क्रिया होती है उसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और ये अंडोत्सर्ग होता है जैसे ही मासिक चक्र जो शुरू होती है, शुरुआत के लगभग जो 3 से 5 दिन तक जो होता है रक्त का स्राव होता रहता है। यह रक्त का स्राव रहता है। इसमें जो है गर्भाशय के अंतःस्तर, मतलब गर्भाशय के अंदर जो अंतःस्तर होता है इंडोमेट्रियम होता है। और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वह टूट जाती है, मतलब उनका टूटना जो होता है टूटती है। और टूटने के साथ साथ जो होता है एक तरल के रूप में अंडाणु के साथ में बाहर आती है। यह समझाता है। कहने का मतलब होता है कि मासिक चक्र होता है, यह जो होता है जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, मादा जो प्राइमेट्स होते हैं, उस मादा प्राइमेट में जनन चक्र जो होता है, होने वाला जो जनन चक्र होता है उसी को हम मासिक चक्र कहते हैं या आर्तव चक्र कहते हैं। यह और इसमें प्रथम रजोधर्म, प्रथम जो रजोधर्म होता है या मासिक चक्र जो होता है वह जैसे ही यौनारंभ प्रारंभ होता है उसी के समय ये शुरू होता है। और ये लगभग स्त्रियों में जो होता है वो 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। और जो मासिक चक्र जो प्रारंभ में यौनारंभ के समय शुरुआत में जो दिखाई देता है उसी को हम रजोधर्म कहते हैं। और स्त्रियों में यह चक्र 28 से 29 दिन पर दोहराया जाता है। मतलब 28 से 29 दिन के बाद होता है ये मासिक चक्र क्या होता है, आता रहता है। और इस मासिक चक्र की अवधि के समय जो होता है इसमें 3 से 5 दिन तक जो होता है कि अंडाणु का जो अंतःस्तर होता है और उसकी जो रक्त केशिकाएँ होती हैं वह टूट जाती हैं, फट जाती हैं। और टूटने और फटने के कारण जो रक्त का स्राव होता रहता है। एक तरल मतलब पदार्थ रक्त के साथ या अंडाणु के साथ बाहर निकलता रहता है। यह उसी को हम मासिक चक्र कहते हैं। और एक जब मासिक चक्र होता है उसमें 3 से 5 दिन के बाद उनमें से एक अंडाणु क्या होते निकलते हैं। तो अंडाणुओं के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वह अंडोत्सर्ग कहलाता है। यह अंडोत्सर्ग हो जाता है। और अंडोत्सर्ग होने के बाद होता है कि जब अगला जो मासिक चक्र होता है इसी तरह जो होता है उसका मतलब बार बार ये अंडोत्सर्ग होते रहते हैं, अंडे का उत्सर्जन होता रहता है। और इसके अंतःस्तर और उसकी जो रक्त केशिकाएँ होती हैं वह टूटती रहती हैं और टूट करके तरल स्राव के रूप में रक्त के रूप में बाहर वह निकलती रहती हैं। तो उसी को जो होते हैं क्या कहता है, मासिक चक्र होता है। अगर जो होता है रजोधर्म की होती है अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत। अगर मतलब किसी महीने में रजोधर्म या मासिक चक्र नहीं आता है
इसका मतलब क्या होता है कि गर्भ धारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह तो मासिक चक्र जो होता है वह स्त्रियों में जो है पाया जाता है, और जिससे जो होता है ये तब शुरू होता है जब यौनारंभ प्रारंभ होता है, यौनारंभ की शुरुआत। और ये जो होता है 12 से 13 साल की जो अवस्था होती है स्त्रियों में, तो ऐसा जो होता है मासिक चक्र क्या होता है प्रारंभ हो जाता है। यह इसके बाद इसमें आता है कि सगर्भता। सगर्भता के लिए आवश्यक क्या परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब संभोग द्वारा सगर्भता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। अगली हेडिंग आप डाले होंगे कि सगर्भता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती है, मतलब उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो कि वो आवश्यक होती हैं जिससे जो होता है सगर्भता हो सके, गर्भ धारण हो सके। यह इसके बाद होता है जो संभोग होता है। संभोग का मतलब होता है कि जब जो होता है नर और मादा जो होते हैं जब मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, संभोग होता है। तो संभोग के द्वारा हम अंडाणु का निषेचन होता है, मतलब संभोग के द्वारा जो होता है अंडाणुओं का निषेचन होता है, और निषेचन जब हो जाता है वह गर्भ धारण जो होता है संभोग द्वारा हमेशा जो होता है अंडाणु का निषेचन वह गर्भ धारण नहीं होता है। मतलब जब संभोग होगा निषेचन की क्रिया होगी, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो निषेचन की क्रिया हो ही, संभोग हो ही, यह बल्कि इसके लिए निम्न परिस्थितियाँ, मतलब इसके लिए होता है निम्नलिखित परिस्थितियाँ क्या होती है आवश्यक होती है। कहने का मतलब होता है कि जो सरगर्भता की जो स्थिति होती है उसके लिए क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या होना चाहिए, तभी जो होता है गर्भ धारण होता है। उसके लिए कुछ निम्नलिखित जो होती परिस्थितियाँ होती हैं, तभी उसके अंदर जो होता है गर्भ धारण की क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि हम संभोग कर रहे हो, निषेचन की क्रिया कर रहे हो तो जो होता है गर्भ धारण हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए जो होता है जो परिस्थितियाँ होती हैं वैसे होती हैं। जैसे जब मासिक चक्र आता है तो मासिक चक्र के 14वें दिन के आसपास होता है वह क्या होते हैं अंडोत्सर्ग होता है। मतलब जैसे ही मासिक चक्र आता है तो मासिक चक्र के 14वें दिन जो होता है वह अंडाणु क्या होते निकलते हैं। अगर उस समय शुक्राणु जो है मिल जाते हैं, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तब जो होता है गर्भ धारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर ये नहीं होता है, मतलब अगर शुक्राणु नहीं मिलते हैं, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो गर्भ धारण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो मतलब 14वें से जो होता है कहा जा सकता है कि 14वें से जो 14वां जो दिन होता है उस दिन से अंडाणु क्या होते बाहर निकलते हैं, और ये लगभग 24 से 72 घंटे तक होता है अंडाणुओं का उत्सर्जन होता रहता है। मतलब 24 से 72 घंटे तक वो अंडाणु सक्रिय रहते हैं। अगर उस दौरान जो होता है उनको शुक्राणु अगर मिल जाते हैं तो गर्भ धारण की स्थिति क्या होती है उत्पन्न होती है। अगर नहीं मिलता है तो वह अंडाणु क्या होते नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि इसमें जो होता है कि इसमें जो स्खलन होता है, स्खलन नलिका होती है, शुक्राणु जो निकलते हैं वह 72 घंटे के अंदर जो होता है निषेचन की क्रिया जो होती है नहीं जब होती है तो वह नष्ट हो जाता है। मतलब शुक्राणु भी क्या होंगे नष्ट हो जाएंगे। अगर उनको जो होता है अंडाणु होते हैं वह 24 से 72 घंटे तक जीवित सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। अगर उस दौरान शुक्राणु उसको मिल जाते हैं तो निषेचन की क्रिया हो जाती है, गर्भ धारण की क्रिया हो जाती है। अगर नहीं मिलते तो शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। और गर्भ धारण के लिए यह आवश्यक है कि ऋतुस्राव होता है, मासिक चक्र होता है, उसके 14वें दिन के आसपास जो है संभोग अनिवार्य रूप से हो। 14वें दिन जो होता है जब अंडाणु का निष्कर्षण होता है, अंडाणु का उत्सर्जन होता है, तो उस दिन संभोग की क्रिया हो जिसके कारण उसमें जो होता है निषेचन संभव हो सकता है, गर्भ धारण संभव हो सकता है। दूसरा होता है जो फैलोपियन नलिका के भीतर जो होती है किसी प्रकार का सूजन वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई विकृतियाँ नहीं होती है, क्योंकि जो निषेचन की क्रिया होती है वो फैलोपियन नलिका के अंदर होती है। अगर फैलोपियन नलिका के अंदर किसी प्रकार की कोई विकृति है, सूजन उसके अंदर है, तो जो है संभोग नहीं हो सकता है या गर्भ धारण नहीं हो सकता है। यह दूसरा है कि जिस होता है जब नहीं पहुँचते तो वहाँ पे शुक्राणु होते हैं उसके अंदर फैलोपियन नलिका के अंदर नहीं पहुँच पाएंगे, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, जिससे गर्भ धारण की संभावना क्या होगी नहीं। इसके बाद होता है कि जो वीर्य होता है, सीमेन जो होता है वो स्वस्थ होना चाहिए यह और सक्रिय होना चाहिए। और एक बार में लगभग होता है अगर देखा जाए पुरुषों के में होता है एक बार में लगभग होते 20 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं।
अगर इससे कम है शुक्राणुओं की संख्या अगर है तो जो है निषेचन की क्रिया क्या होगी, नहीं हो पाएगी, गर्भधारण की जो समस्या उत्पन्न। क्योंकि शुक्राणुओं की संख्या भी क्या है कि वह लगभग 20 करोड़ के आसपास होती है। अब जब निषेचन की क्रिया नहीं होती, गर्भधारण की क्रिया नहीं होती, तो ये जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये गर्भधारण की जो है सगर्भता की स्थिति होती है, गर्भधारण कब हो सकता है, अब कब नहीं हो सकता है। तो हमने इसमें मेन जो पॉइंट है आप ये जानिए कि जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो उस मासिक चक्र के प्रारंभ से 14वें दिन अंडों का उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और ये अंडोत्सर्ग जो क्रिया होती है वो 24 से 72 घंटे तक से पाई जाती है। अगर इस दौरान होता है शुक्राणु होते मिल जाते हैं, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो सगर्भता हो जाती है, मतलब गर्भधारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर नहीं मिलता है शुक्राणु, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो गर्भधारण नहीं हो सकता है। या हम 72 घंटे के बाद ऐसा करते हैं तब भी क्या है, अंडाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और होते शुक्राणु भी तब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो 24 से 72 घंटे अंडाणु के उस अंडोत्सर्ग के मतलब 14वें दिन से लेकर के कहा जा सकता है कि 16वें या 17वें दिन तक जो है हम अगर निषेचन की क्रिया करें, संभोग करें, तो गर्भधारण हो सकता है। उसके बाद जो है संभावनाएं धीरे धीरे क्या होती, क्षीण होती जाती है, और इसके बाद अगला जो चक्र मासिक चक्र क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। यह तो किसी स्त्री, आप देखिए अगला जो होता है इसमें क्या होता है, हमने बताया कि मनुष्य का जब स्खलन होता है, एक बार जब स्खलन होता है तो लगभग उसमें 20 करोड़ शुक्राणु क्या होते पाए जाते हैं। और ये 20 करोड़ जो शुक्राणु होते हैं, यह इनमें से अगर मतलब कम हो, अगर किसी के अंदर 6 करोड़ शुक्राणु हो, तब जो होता है वह क्या होता है कि वह वीर्य जो सीमेन होता है वह पतला होता है, हल्का होता है, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, संभव नहीं हो पाएगा, गर्भधारण की समस्या उत्पन्न हो। इसके बाद आता है रजो दर्शन। रजो दर्शन का मतलब अभी हमने बताया कि जब कोई स्त्री होती है, उस स्त्री में प्रथम बार जो मासिक चक्र जो होता है प्रारंभ होता है, मासिक चक्र जब आता है तो उसी को हम रजो दर्शन करते हैं। और यह 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो होता है दूसरा आता है कि स्त्री में जब आंद्रो चक्र जो होता है, मासिक चक्र जो होता है जब बंद हो जाता है, उसको हम होते हैं रजो निवृत्ति करते या मेनोपाज करते हैं। और ये अवस्था जो होती है 50 वर्ष के आसपास पाई जाती है। मतलब स्त्रियों में रजो निवृत्ति की अवस्था जो होती है वो 50 वर्ष के आसपास पाई जाती है। 50 वर्ष के बाद उसके अंदर मासिक चक्र क्या होता है, बंद हो जाता है, और उसमें गर्भधारण की स्थिति होती है, स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसके बाद जो निषेचन होता है, तो निषेचन में हमने बताया भी है कि इसमें जो होते हैं जो शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है, या उसको हम एम्फीमिक्सिस करते हैं। प्लस शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो क्रिया होती है वह एम्फीमिक्सिस कहलाता है। और स्त्री और पुरुष के संभोग के दौरान मतलब जो संभोग जब होता है तो उसमें जो शिश्न होता है, शिश्न के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को योनि में जो होता है छोड़ा जाता है, और जब योनि में छोड़ते हैं इसे हम वीर्य सेचन कहते हैं। और ये वीर्य सेचन होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, जबकि अंडाणु होते हैं अचल होते हैं, गतिशील नहीं होते, उनके अंदर एक जगह स्थित रहते हैं। और शुक्राणु होता है जैसे ही जो पहुँचता है गर्भाशय की जो क्रिया से होकर के जो होता है वह होते हैं गर्भाशय में प्रवेश करता है, और जब गर्भाशय में प्रवेश करता है तो अंडाशय में निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। और जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यह निषेचन की जब क्रिया संपन्न हो जाती है तो भ्रूण का इंद्रियों का निर्माण होता है। इसमें जो शुक्राणु होता है, तो जो अंडाणु का जो आवरण होता है, जिसकी कोना पेलुसिडा होता है, जिसको वह क्या करता है, तोड़ देता है, और तोड़ करके जो होता है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही प्रवेश करता है यह वह होता है, जब प्रवेश कर जाता है तो वह निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो एक अंडाणु जो होता है एक शुक्राणु के द्वारा निषेचित होता है। जैसे वो इंटर करता है पेलुसिडा के अंदर दूसरे शुक्राणु जो होते हैं वह इंटर करने नहीं पाते हैं। यह इसके बाद होता है शुक्राणु का जो हेड होता है, टोपी होती है, आप जानते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो होता है
वह उसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। वह एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटा और की झिल्ली को छिद्रित कर देता है। जब कोरोना रेडिएटा की झिल्ली को छिद्रित करता है तो शुक्राणु का जो केंद्रक होता है वह अंडाणु के केंद्रक से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो शुक्राणु का केंद्रक जब अंडाणु के केंद्रक से जा करके जो है मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो वह होता है द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है, सेकेंडरी होते हैं ओम का निर्माण होता है। और इसके बाद जब सेकेंडरी ओम बन जाता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। और जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है तो जो निषेचित अंडा होता है वह 5 से 7 दिनों के बाद गर्भाशय में पहुंचता है। मतलब जैसे ही निषेचन हो जाता है नहीं तुरंत गर्भाशय पहुंच जाता है। इसके बाद 5 से 7 दिनों के बाद वह निषेचित अंडा जो होता है गर्भाशय में पहुंच जाता है। और इस दौरान गर्भाशय की जो अंतर अस्तर होता है, जो गर्भाशय की जो अंतर अस्तर मतलब अंदर की जो झिल्ली होती है उससे जो होता है तरल पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है या गर्भाशयी दुग्ध स्रावित होता है। और ये दुग्ध जो होता है उस भ्रूण को पोषण करने का काम करता है, भ्रूणज को पोषित करता है, न्यूट्रिशन करता है, पोषण प्रदान करता है। इसके बाद होता है गर्भाशय में जो निषेचित अंडे होते हैं वह प्रत्यारोपण हो जाता है। प्रत्यारोपण के बाद उसके अंदर समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और समसूत्री विभाजन के बाद जो होता है कि वह मालुला अवस्था आती है और मालुला अवस्था के बाद गैस्ट्रुला अवस्था, गैस्ट्रुला के बाद ब्लास्टुला अवस्था आती है। और इस तरह पूरी तरह से जो होता है उनमें जो विदलन की क्रिया हो जाती है, विखंडन की क्रिया हो जाती है। और विखंडन के बाद मालुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला आदि की क्रियाएँ क्या होती है, प्रारंभ होती हैं। और इनके द्वारा अंत में जो होता है कि ये जो है जब ब्लास्टुला जब गैस्ट्रुला अवस्था हो जाती है तब जाकर के इसके अंदर जो होता है कि जो एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्लियाँ होती हैं, उनका निर्माण हो जाता है। इसके अंदर होता है एम्नियन है, कोरियन है, एलेक्ट्रॉइस है, उन सब जो है झिल्लियों का निर्माण होता है। जो सैक है ये सब क्या होती हैं, बन जाती है। इसमें जो होता है कि तमाम जो है गर्भाशय की झिल्लियाँ होती हैं, उन झिल्लियों का निर्माण होता है गैस्ट्रुला के बाद। जब गैस्ट्रुला अवस्था आती है तो उसके बाद जो होता है झिल्लियों का निर्माण होता है, जिसके अंदर योगसैक है, एम्नियन है, एलेक्ट्रॉइस है, कोरियन है। ये मालुला अवस्था, ये ब्लास्टुला अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था के बाद इन झिल्लियों का निर्माण होता है। और ये झिल्लियाँ जो होती हैं वह अलग अलग कार्य करती हैं। कोई जो है भ्रूण का इंद्रियों का पोषण करने का काम करती है, कोई होता है इंद्रियों के अंदर जो सजीव पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती हैं। ये झिल्लियाँ जो एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण का काम करती हैं, भ्रूण के सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती हैं। इसके बाद इसके अंदर जो होता है प्लेसेंटा आता है। प्लेसेंटा जो होता है वह जब भ्रूण जो होता है उसका जब अंतःरोपण हो जाता है, अंतःरोपण के पश्चात जो होता है वह प्लेसेंटा जो होता है वह एक अंगुली के समान होते हैं संरचना पाई जाती है, जो भोजन को देने का काम, पोषण देने का काम करती है। और ये जो होते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, भ्रूण का जो प्लेसेंटा होता है मादा की नाभि से क्या होता है, जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाता है तो मादा के द्वारा जो है जो भी खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, भोजन खाए जाते हैं, वह भोजन उसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो भ्रूण होता है वह डेवलपिंग जो इंद्रियो होता है उसको प्राप्त होता रहता है और धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है। और लगभग 9.5 महीने के बाद जो होता है वह शिशु का जन्म के रूप में शिशु का जन्म हो जाता है। यह और इसके बाद इसके अंदर तमाम हार्मोन्स होते हैं वह स्रावित होते रहते हैं। और इसके अंदर जो प्रसव अवस्था होती है, जो श्रावण अवस्था होती है, या जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये सब हार्मोन जो क्या करते हैं कि वह दूध के श्रावण में और इसके अलावा जो होता है उस शिशु के विकास में, उसके डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और जैसे ही शिशु का विकास हो जाता है, प्रसव हो जाता है, तो प्रसव के बाद जो होता है वह जो होता है शिशु की जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उन स्तन ग्रंथियों से जो होता है दुग्ध स्रावित होता है। और दुग्ध को स्रावित करने का काम होता है वह ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं वह काम करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन हार्मोन की सहायता से दूध का स्रावन होता रहता है, लैक्टेशन होता रहता है। और जो प्राथमिक जो पहला जो दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, या जिसको हम जो है कोलेस्ट्रम कहते हैं। और जो काफ़ी जो होता है
रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला दूध होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो माँ का जो पहला दूध बच्चे को पिलाया जाता है, जिसको जो है कोलेस्ट्रम कहते हैं, और वह जो होता है काफ़ी होता है कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम करता है। उसको शरीर से लड़ने की, जो शिशु को जीवाणुओं से, विषाणुओं से, आदि रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने का काम उसकी सहायता से किया जाता है। ये रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था, जूलॉजी का जो पोर्शन था, उसका जो है पहला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से हमने आज कंप्लीट कर दिया। बाकी जो चीज़ें हैं पीडीएफ के माध्यम से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो हमारी वीडियो आप सामने रखिएगा और बाकी कॉपी को रखिएगा, दोनों को मिलाइएगा, दोनों के माध्यम से पढ़िएगा तो आपको जो समझ में पूरी तरह से डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।